नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो आज बात कर रहे हैं अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अनटिल द गोल इज रीच्ड। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कोट है। तो बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आपका गोल जो है अचीव ना हो जाए। तो पूरी जी जान लगा दो, इस तरीके से जी जान लगाओ कि आपका रोम रोम जो है ना उस काम को करने में लग जाए। और जब आपका पूरा रोम रोम उस काम को करने में लग जाएगा तो गोल जो है डेफिनेटली अचीव होगा। तो सबसे पहले आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, तभी आप चल पाओगे। बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो उठ ही नहीं पाती टाइम पे, कहने का मतलब जिसको अवेयरनेस ही नहीं आती। जब तक उठेंगे ही नहीं तब तक अवेयरनेस नहीं आएगी। तो थोड़ा सा जागिए और आगे बढ़िए। तो चलिए अब थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन हम डेली यहाँ पर डिस्कस करते हैं, अलग अलग एडिशंस आते हैं, तो कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। तो डेली एडिशन जो है उसके ऊपर फोकस करके हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कोड डिस्कस होता है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन है, फिर स्पीकिंग ट्री है, फिर फ्रंट पेज से लेकर स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज तक जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सारी न्यूज़ का हम एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद शीशे के सामने यहाँ पर आपको 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स मिलेंगे, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर एक इकोनॉमी का कंसेप्ट डिस्कस होगा और लास्ट में एक मैप होगा जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अपनी ड्यूटी कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और इस लेक्चर को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल में बात कर रहे हैं हाइड्रोजन फॉर ए लो कार्बन फ्यूचर, इंडिया मस्ट कमिट सीरियस रिसोर्सेज टू दिस एंड। तो देखिए फ्यूचर की अगर बात करें तो भारत इस तरीके से स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाए। तो इसी के चलते हमारा टारगेट भी है कि हम 2022 तक जो है 175 गीगावाट की जो एनर्जी है वो हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करके जो है हम पैदा करें। तो इसी के चलते और भी हमारे टारगेट से आने वाले समय में हम चाहते हैं कि पूरे भारत में जितने भी व्हीकल्स चलते हैं उन सभी का जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाए 2030 तक। आगे जो रेलवे की अगर बात करें तो 2019 तक का इसका टारगेट था कि पूरी रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करना। हालांकि इसका काम अभी भी चल रहा है, तो अभी ये टारगेट एक्सटेंड करके 2022-23 तक ये इसको रख दिया गया है कि पूरी रेलवे जो है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। तो जितनी इलेक्ट्रिफिकेशन होगी और जिस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी को यूज़ करेंगे उतना फ़ायदा होगा हमारी इकोनॉमी को, उतना ही हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा। तो जिन बड़े बड़े शहरों में आप देखते हो पॉल्यूशन के लेवल बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो एक तरह की जहर जो है वो इंसान के अंदर जा रही है सांस के रूप में। तो उससे जो है छुटकारा मिल सकता है। तो उसी के तौर पर जो है ना भारत आगे बढ़ रहा है। तो इस आर्टिकल में यही बात कर रहे हैं, यहाँ पर एज ए हाइड्रोजन को जो है ना फ्यूल मानकर जो है आगे चलने की बात कर रहे हैं। तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इनिशिएटिव यहाँ पर ले रही है कि हाइड्रोजन को एज ए ग्रीन फ्यूल के तौर पर जो है आगे लेकर आया जाए। तो इसी की चलते जो इस साल का बजट आया है 2021-22 का, तो उसमें गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रॉमिस भी किया है कि वो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है उसको लॉन्च भी करेंगे इसी साल। और आगे जो बात कर रहे हैं जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, यूनियन पावर मिनिस्टर हैं RK सिंह, तो उन्होंने भी ये बात कही है कि जितने भी हमारे ग्रीन सोर्सेज हैं, ठीक है, जहाँ से हम हाइड्रोजन को यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनकी जल्दी से जल्दी हम ऑक्शन करवाएंगे। और उसके अलावा जो उसके बाद जो फर्टिलाइजर यूनिट है हमारे, ऑयल रिफाइनरीज हैं, स्टील प्लांट्स हैं, तो उनको भी यहाँ पर मैंडेटरी किया जाएगा कि वो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन की परचेज करें और उससे अपने प्लांट्स को चलाएं आगे। तो आने वाले समय में भारत सरकार चाहती है कि ज़्यादातर जितने भी प्लांट्स हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करके ही चलें। तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन की आगे बात करें कि एक तरह की ये एनर्जी है जो हमें रीन्यूएबल सोर्सेज से हमें मिलती है, तो इसी को आगे हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा बात कर रहे हैं ग्रे हाइड्रोजन की, तो ग्रे हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करके बनाया जाता है। और जब भी जो इन कंबाइंड्स को कार्बन कैप्चर के साथ हम कंबाइन करते हैं और स्टोरेज करते हैं, तो इनका जो कलर कोड होता है वो चेंज हो जाता है, वो ब्लू कलर में जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो है हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आप विंड एनर्जी देख सकते हो, इसके अलावा जो यहाँ पर वाटर देख सकते हो। तो इसी क्लीन एनर्जी जनरेशन में हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, विंड को यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो मतलब वाटर को यूज़ कर सकते हैं,
ता जो कि रीन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके एक ऐसी एनर्जी जो है, ऐसा हाइड्रोजन क्रिएट किया जाए जो कि आने वाले समय में इको फ्रेंडली हो। तो सबसे पहली बात है, पानी लेते हैं हम, तो उस पानी को हम डालते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइज़र में। क्योंकि ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइज़र है, तो एक केमिकल इसमें डालते हैं जिससे क्या करते हैं, जो वाटर होता है उसमें यहाँ पर दो कंपाउंड होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, दोनों को मिलाते हैं तो वाटर बनता है। और इसी इलेक्ट्रोलाइज़र में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। और जब हाइड्रोजन अलग होती है तो उसी को अलग से स्टोर कर दिया जाता है, कंप्रेस करके किसी भी कंटेनर में किसी भी जगह पर। फिर जब वो स्टोर हो जाती है तो फिर उसको आप कहीं पर भी जो है लेकर जा सकते हो, और जहाँ पर भी इसका यूज़ करना चाहें पूरे वर्ल्ड में, चाहे किसी भी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आप अगर इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से जो एमिशन होंगे वो बहुत कम होंगी, ज़ीरो के बराबर होंगे। तो हमें इको फ्रेंडली सामान जो है, इको फ्रेंडली कार्स या किसी भी तरीके की जो गाड़ियाँ जो पोल्यूशन करती हैं, तो इको फ्रेंडली हमें देखने को मिलेंगी अगर इस तरीके से हम यूज़ करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का। और आगे बात कर रहे हैं कि अभी अक्टूबर महीने से ही जो हमारा ऑयल मेजर, जिसको हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोलते हैं, तो वो अपनी ही एक पेटेंट टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करी, जिसको हम यहाँ पर कॉम्पैक्ट रिफॉर्मिंग प्रोसेस बोल रहे हैं। तो इसी को यूज़ करके वो हाइड्रोजन को ब्लेंड कर रहे हैं, किसके साथ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के साथ, सीएनजी के साथ इसको ब्लेंड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। और जो पैसा है उसको बचा रहे हैं, जितने भी यहाँ पर एनर्जी इंटेंसिव इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में टाइम लगता है, पैसा लगता है, और हाई प्रेशर ब्लेंडिंग की जो कॉस्ट निकल कर आते हैं उसको यहाँ पर बाईपास कर रहे हैं, मतलब पैसे बचा रहे हैं। और अपना जो पेटेंटेड जो इनका प्रोसेस है, कॉम्पैक्ट रिफॉर्मिंग प्रोसेस, उसी को यूज़ करके हाइड्रोजन को सीएनजी के साथ मिक्स करके आगे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह के फ्यूल को दिल्ली में ऑलरेडी जो है यूज़ किया जा रहा है। दिल्ली की सड़कों में ज़्यादातर जो गाड़ियाँ चल रही हैं तो सीएनजी बेस्ड फ्यूल जो है उनमें यूज़ किया जाता है। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि जो कार्बन एमिशंस निकलती हैं उनको कम किया जाए। और ख़ास तौर पे यहाँ पर बसेस की बात कर रहे हैं कि जितनी बसेस सीएनजी पे चल रही हैं दिल्ली की, तो यहाँ पर उनका मकसद यही है कि कार्बन एमिशंस को कम से कम किया जाए। और अगर कार्बन एमिशन कम होता है तो पोल्यूशन कम होगा, सेहत कम बिगड़ेगी लोगों की, और एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी एयर क्वालिटी जो है वो देखने को मिलेगी। और आगे बात करें कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यही एक तरह का हमारे पास एक अल्टीमेट ग्रीन मोबिलिटी ऑप्शन है, जो कि जिसके जो फ्यूल सेल्स हैं वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है अगर इनको हम कंपेयर करें लिथियम आयन बैटरीज के साथ। तो लिथियम आयन बैटरीज की फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो जितने भी मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर जो बैटरीज यूज़ की जाती हैं वो लिथियम आयन बेस्ड होती हैं, और इसके जो ज़्यादातर भंडार पाए जाते हैं लिथियम आयन के वो चाइना में पाए जाते हैं। तो भारत भी ज़्यादातर इनको इम्पोर्ट ही करता है चाइना से। तो अगर हम दूसरे हाइड्रोजन वाले फ्यूल सेल्स की बात करें तो उसके ऊपर हमारी इम्पोर्ट इंटेंसिटी भी कम हो सकती है। ओके, तो हम अगर हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल मानकर चलें आने वाले समय में, तो इम्पोर्ट भी हमें कम करना होगा और एक अच्छी जो है ग्रीन मोबिलिटी ऑप्शन भी हमें मिल जाएगी। और आगे बात करें कि जितनी भी पॉसिबल पोटेंशियल सोर्स कॉस्ट इफेक्टिव हाइड्रोजन के निकल कर आते हैं तो उनको हमें एक्सप्लोर करना ही करना है, चाहे वो बायोमास से निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो फॉसिल फ्यूल से निकल कर आ रहे हैं, चाहे हमारी जो एमर्जेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करके निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर आईआईटी दिल्ली की यहाँ पर अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस की जहाँ पर ये लो कॉस्ट हाइड्रोलिसिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जिससे कि अच्छी जो ग्रीन हाइड्रोजन आपको जो है एनर्जी जो है सस्ते दामों पर जो है उपलब्ध हो सकती है। तो इसी तरीके की जो ऑप्शंस के ऊपर जो है भारत सरकार भी फोकस कर रही है, कोशिश कर रही है कि ऐसी मार्केट डेवलप की जाए आने वाले समय में, जिसमें एक अच्छा जो है सिनेरियो दुनिया के सामने एग्जाम्पल के तौर पर हम पेश करें कि देखो भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। और आगे बात करें कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, तो यहाँ पर वो अपनी यहाँ पर एक तरह का टेक्नोलॉजी जो है उसको यहाँ डेवलप कर रहा है अपने यहाँ पर, जो कि वो बायोमीथेन को जनरेट कर सके फ्रॉम म्यूनसिपल वेस्ट एंड बायोमास। मतलब कि अर्बन बॉडीज़ में से, शहरों में से जिस तरीके का भी वेस्ट निकल कर आता है उसको यूज़ करेंगे, और जो बायोमास है उसको यूज़ करके एक बायोमीथेन गैस जो है उसको डेवलप करेंगे। तो अगर हम मीथेन की बात करें तो उसमें जो बायोमीथेन में जो डेंसिटी होती है मीथेन की वो 85% के आसपास होती है। तो कहने का मतलब जहाँ पर मीथेन की जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी पाई जाएगी वो उतना ही बढ़िया जो है ज्वलनशील पदार्थ होगा और अच्छे से वो कंबस्टन जो है पैदा कर सकता है। तो म्यूनसिपल वेस्ट में और बायोमास में अच्छा खासा मीथेन कंटेंट जो है पाया जाता है,
और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो 95% जो बायोमीथेन है वो उसको हम एज ए सीएनजी जो है हम देखते हैं। तो सीएनजी जो है एज ए अच्छा ट्रांसपोर्ट फ्यूल इसको माना जा रहा है। तो अगर हम हाइड्रोजन को सीएनजी के साथ ब्लेंड करते हैं तो अगर अर्बन एरियाज में इसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा जो है उसका हो सकता है आने वाले समय में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे हमने दिल्ली की एग्जांपल ली थी, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है प्रेफरेबल यहाँ पर ये चीज़ है, हाइड्रोजन सीएनजी का जो ब्लेंड फ्यूल है उसको बसेस में यूज़ किया जा रहा है दिल्ली में, ताकि कि एमिशंस को कम किया जाए। और आने वाले फ्यूचर में आगे बात करें कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं वो भी एक अच्छा ऑटोमोबाइल ऑप्शन दे सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, खासतौर पे अगर हैवी व्हीकल्स की बात करें, तो वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से जो है चल सकते हैं। और लास्ट में बात कर रहे हैं कि जो कॉस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाइड्रोजन है वो आने वाले समय में सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही नहीं पोल्यूशन कम करेगी, वो जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, जैसे ऑयल की इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर भी कार्बन एमिशंस को कम कर सकते हैं अगर उनको एज ए फ्यूल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये ग्लोबल ट्रेंड जो है यहाँ पर हम आगे स्थापित कर सकते हैं आने वाले समय में, अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को हम आगे प्रेफर देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी को और एनहांस करते हैं। तो देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं भारत में जो ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं। तो ये जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में, जाना ये कोई आज का टॉपिक नहीं है, ये बहुत पुराना है। ओके, तो ये 10-12 साल पहले भी मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि किसी कॉलेज के विद्यार्थियों ने गाड़ी बनाई है जो पानी पे चलती है। तो एक्चुअली में वो पानी पे नहीं चलती थी, वहाँ पर भी वाटर को यूज़ करके उसको 2 पार्टिकल्स में तोड़ा गया, हाइड्रोजन अलग किया गया, ऑक्सीजन अलग की गई, और उसी हाइड्रोजन को स्टोर करके उसको यूज़ किया गया। जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है उसमें पेट्रोल या डीजल की जगह हाइड्रोजन को भेजा गया, तो उससे गाड़ी चली। तो इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा है अगर हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल मानकर चलते हैं। तो इसी के ऊपर रिसर्च है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हाइड्रोजन का ब्लास्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। ओके, तो इसी के चलते अभी भी रिसर्च चल रही है, तो अभी तक इसको एज ए फ्यूल अपनाया नहीं गया है, जब तक अच्छी खासी रिसर्च जो है वो नहीं हो पाती इसके रिगार्डिंग। तो अभी हम सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइनेंस कमीशंस एड्रॉइट बैलेंसिंग एक्ट, कि कैसे जो है फाइनेंस कमीशन किस तरीके से बैलेंस करके चल रहा है, जो अपने डिविजिबल पूल जो राज्यों को शेयर देना होता है, उनके टैक्सेस के जो पैसा आता है जो राज्यों को बांटना होता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कैसे बैलेंस करके चल रहा है, तो बात यही कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि छठे फाइनेंस कमीशन के बाद जितने भी फाइनेंस कमीशन यहाँ पर भारत में अपॉइंट किए गए हैं, तो उन सभी ने 1971 का जो है ना, जो सेंसस का डाटा है, पॉपुलेशन का डाटा, उसको यूज़ किया है, और उसी हिसाब से जो है राज्यों को पैसा उनका शेयर जो है प्रोवाइड किया है। लेकिन जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने इस ट्रेंड को चेंज करते हुए 2011 का पॉपुलेशन डाटा जो है उसको यूज़ करके राज्यों को उनका शेयर जो है, रेवेन्यू शेयर, वो प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग बात ये कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी चीज़ फोकस कर रहे हैं कि जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, तो जो उनका डर है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो उनका डर क्या है? उनका डर बेसिकली ये है कि देखो, हमने कितने साल हो चुके हैं आज़ादी को, और हमने 1971 से लेके अब तक अपनी पॉपुलेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल करके चले हैं। मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी भी होती है हमने उसको कंट्रोल किया है, ऐसे ही हमने बढ़ने नहीं दिया है। तो आप अभी क्या कर रहे हो, जिन राज्यों की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी आप यहाँ पर ज़्यादा शेयर दे रहे हो टैक्सेस का, और जिन राज्यों की कम पॉपुलेशन है तो उनको आप कम दे रहे हो। तो आप तो हमारे साथ नाजायज़ कर रहे हो, कहने का मतलब ये है। तो ये यहाँ पर डर है साउथ इंडियन स्टेट्स का कि हमने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके चला है और हमें ज़्यादा पैसे देने की बजाय आप हमें कम पैसे दे रहे हो। ओके, तो अगर देखो, अगर किसी राज्य ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है ना, तो अगर उनको सही हक उनका मिलता है तो वही पैसा फिर वो हेल्थ के ऊपर लगाएंगे, एजुकेशन के ऊपर लगाएंगे, तो क्वालिटी रिजल्ट आएंगे। और ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ पर उस पॉपुलेशन के हिसाब से पैसा भारत सरकार दे रही है, तो उसका भी यहाँ पर अलग से कंसर्न है, फाइनेंस कमीशन का अलग से कंसर्न है। तो देखिए, जितना भी टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है ना, तो उसमें 50% से ज़्यादा जो टैक्स है वो साउथ इंडिया से आता है भारत के रेवेन्यू में, और उसी को बाद में आबादी के हिसाब से अलग अलग राज्यों में बांटा जाता है। और आगे बात करें कि इसी डिसएडवांटेज को फाइनेंस कमीशन के द्वारा कोशिश भी की गई है कि इसको मिटिगेट किया जाए, ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। तो यहाँ पर एक तरह से पॉपुलेशन वेट लिया है 15% के हिसाब से,
14th फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पर 25% वेट लेकर चले थे कि हमने यहाँ पर किसी न किसी तरीके की हम इंसेंटिव देंगे, परफॉर्मेंस ग्रांट देंगे, इंसेंटिव देंगे उन राज्यों को जिन राज्यों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको यहाँ पर कन्वर्ट करने में कोशिश की है। कहने का मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो उनको अच्छा खासा परफॉर्मेंस ग्रांट भी जो है यहाँ पर दी जाएगी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो उन राज्यों की 15% आबादी के हिसाब से वहाँ पर जो है वो ग्रांटें, इंसेंटिव जो है वो जारी किए जाएंगे। और आगे बात करें कि जिन स्टेट्स ने लोअर टोटल फर्टिलिटी रेट अचीव किया है, तो यहाँ पर उनकी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, वहाँ पर अच्छा खासा स्कोर उन्होंने जनरेट किया है। और जिनका यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है उनकी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस भी जो है पुअर है, ख़राब है। तो कहने का मतलब है टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TFR बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक वोमेन अपनी लाइफ में कितने जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है उनको पैदा कर सकती है, तो यहाँ पर उस हिसाब से हम जो है उसका फर्टिलिटी रेट जो है उसको काउंट करते हैं। तो इसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं कि कितने यहाँ पर बच्चे पैदा किए जा सकते हैं एक वोमेन के द्वारा पूरी ज़िंदगी में। तो जितनी यहाँ पर अच्छे से काम किया जाएगा, जितने कम बच्चे पैदा होंगे, उसी हिसाब से डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर कम पॉपुलेशन होगी तो उनको जो एजुकेशन मिलनी है, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, न्यूट्रिशनल डाइट अच्छी मिल जाएगी, और न्यूट्रिशन अगर अच्छा मिल जाता है तो फिर हेल्थ अच्छी हो जाएगी उस बच्चे की, और वो अच्छा जो है आने वाले समय में हमारी इकॉनमी को भी अच्छी देन देकर जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं जिनकी TFR बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे राज्य हैं जिनकी TFR कम होती गई है। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, सिनेरियो के बारे में पता होना चाहिए। तो मुझे आप किन्हीं 2 राज्य के बारे में बताइए जिनका TFR बहुत ज़्यादा है, और कोई 2 राज्य ऐसे जिनका TFR काफ़ी कम हो चुका है। जितना TFR कम होगा उतना बढ़िया जो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो है देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर TFR रिडक्शन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर 12.5% वेट लेकर चले पॉपुलेशन का, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया आउटकम्स निकल कर आते हैं, स्पेशली हेल्थ की कैटेगरी में। और इसके अलावा खास तौर पे जो मैटरनल हेल्थ है, जो माँ की हेल्थ है और जो उसके बच्चे की हेल्थ है, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव मिलता है अगर TFR रेट कम होता है तो। और अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा एजुकेशन भी जो है इसमें जो है प्रेफरेंस मिलती है, इसमें भी जो है बढ़ोतरी होती है। और आगे बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन ही एक तरह का पॉइंटर होता है जिस हिसाब से हमें ये चीज़ पता चलती है कि किस राज्य को कितने पैसे जो है कम से कम मिलने चाहिए, जिससे कि जितनी उसकी पॉपुलेशन है वहाँ तक वो अच्छी खासी अप्रोच जो है वो अपना सके। तो 14th फाइनेंस कमीशन यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था कि जो हम डेटेड पॉपुलेशन डाटा अगर यूज़ करते हैं तो वो अनफेयर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर टर्म्स और रेफरेंस के हिसाब से इन्होंने बात कही थी कि बाउंड हो जाती है ये सिस्टम पूरा। तो यहाँ पर डेटेड जो पॉपुलेशन डाटा, जैसे अभी रिसेंटली 2011 का ही सेंसस का डाटा है हमारे पास, तो हर 10 साल बाद सेंसस होता है, अभी 2021 में होगा। तो अभी फ्यूचर में जो फाइनेंस कमीशन हो सकता है अगर कोई डाटा यूज़ करे तो हो सकता है वो 2021 का भी करे, लेकिन इतनी जल्दी लेटेस्ट डाटा को यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर अगर 14th फाइनेंस कमीशन 1971 का डाटा यूज़ कर रहा था ना, तो उसका रीज़न यही था कि उस समय देश की जो आबादी थी अलग अलग प्रांतों में वो ठीक ही जो एक तरह के इक्वल ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रही थी। तो उसी को यहाँ पर फॉलो किया जाता है कि जो स्टेट्स को हमने फंड देने ना, कम से कम वो इक्वल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अगर 2011 के हिसाब से करोगे तो फिर वो इक्वल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, तो वही डर सताने लग जाएगा साउथ इंडियन राज्यों को। तो अब तो हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो फिर आप ज़्यादा पैसे आप उन्हीं को दोगे, हमारे पास कम पैसा आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो पिछले जितने फाइनेंस कमीशन थे उनके द्वारा 1971 का डाटा यूज़ किया जाता था, लेकिन अब की बार जो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन है उनके द्वारा 2011 का डाटा यूज़ किया गया है। तो अभी 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आखिर में बात करें कि जो अभी डेवोल्यूशन दिए गए हैं, जो अभी पैसा जारी किया गया है राज्यों को, तो यहाँ पर वो डिविजिबल पूल भी जो है 41% का है। 14th फाइनेंस कमीशन के समय में वो 42% का था। ओके, तो यहाँ पर इसको भी अब कम कर दिया गया है। इसके अलावा जो इंटर शेयर है राज्यों का, उसमें भी जो है डिक्लाइन देखने को मिला है 15th और जो 14th फाइनेंस कमीशन का जो डाटा है उसके रिगार्डिंग। तो पहले आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो यहाँ पर भी अभी 6.1% है, पहले 6.9% था। कर्नाटका में 3.6% है, पहले 4.3% था। और केरला में 1.9% है, पहले 2.3% था। और तमिलनाडु में 4.07% है, पहले 4.9% था।
तो इस तरीके से डेवोल्यूशन में कमी की गई है, जो यहाँ पर राशि जारी की जाती थी राज्यों को। तो एक और कमी तो की गई है, लेकिन दूसरी ओर जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स भी ये जारी करेंगे राज्यों को। तो मतलब कहने का कि बड़ी चतुराई से यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा काम किया गया है कि अभी के लिए राशि को कम कर दिया गया है थोड़ा, तो बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं राज्यों को, तो उनको यहाँ पर ग्रांट्स अलग से जो है जारी कर दी जाएंगी, ताकि जो पैसे की ज़रूरत है उसकी पूर्ति जो है समय रहते हो सके राज्यों के पास। तो इसीलिए यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन का व्यू है कि लेटेस्ट पॉपुलेशन नंबर्स जो हम यहाँ पर अगर यूज़ करते तो हमारे लिए यहाँ पर फिस्कल इक्वलाइजेशन के मैनर में ये बेस्ट इम्पैक्ट रहेगा और अच्छे तरीके से हम जो है पैसा जो है बांट सकेंगे राज्यों को। तो ये 15 फाइनेंस कमीशन का मानना है। तो आगे जो आर्टिकल है, थर्ड आर्टिकल है, तो ये है क्लास स्ट्रगल फॉर स्टूडेंट्स के बारे में। कहने का मतलब है जो बच्चों को दिक्कतें आई हैं पढ़ाई के मामले में, तो उसी के रिगार्डिंग पूरा आर्टिकल है। स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि अभी जो बजटरी रिस्पांस देखने को मिला, जो 2021-22 का बजट 1 फरवरी को अनाउंस किया गया पार्लियामेंट में, तो उसमें हमने पूरी कोशिश की है कि कैसे कोविड-19 पैंडेमिक को हमने यहाँ पर हराना है, और हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर काफ़ी खर्चा भारत सरकार ने किया है। ओके, लेकिन साथ ही साथ जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है उसको यहाँ पर कम कर दिया है भारत सरकार ने। तो यहाँ पर ये ऑथर बात कर रहे हैं, हालांकि हम बहुत अच्छे तरीके से कोविड-19 से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स की बात करें ना, तो उनको हम पीछे धकेल रहे हैं, तो उनको हमने कहीं पीछे छोड़ दिया है, तो अभी उनके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमें एक अच्छा प्लान चाहिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, ताकि जो लर्निंग डेफिशिएंसीज बच्चों के सामने बच्चों में पैदा हुई हैं, बच्चे अभी काफ़ी कुछ भूलना शुरू हो गए हैं। पिछले 1 साल तक स्कूल नहीं लगे, स्कूल बंद रहे, जिसकी वजह से लर्निंग डेफिशिएंसीज यहाँ पर काफ़ी हुई हैं बच्चों में। तो उसी को अब ओवरकम करना है, सही करना है, तो उसके लिए हमें एक अच्छा प्लान चाहिए, और यहाँ पर एक अच्छा एक्सपेंडिचर भी इसके ऊपर करना होगा। और आगे बात कर रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर एजुकेशनल डिसरप्शन के बारे में जानें कि कितने बड़े पैमाने पर जो है एजुकेशन में रुकावटें आई हैं, उसको समझा जाए। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर दिल्ली कोरोना वायरस टेलीफोन सर्वे वेव 4, ओके, तो ये एक तरह का सर्वे हुआ है जिसको हम DCVTS 4 के नाम से यहाँ पर इसको बुला रहे हैं। तो ये सर्वे हुआ है दिसंबर 23, 2020 से लेकर 4 जनवरी 2021 के बीच में। तो इससे भी काफ़ी कुछ जो है पता चलता है इस सर्वे से। तो इस सर्वे में जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो है 1530 बच्चे हैं जहाँ से डाटा कलेक्ट हुआ है, और जिनकी जो उम्र है वो 6 से 14 साल के बीच में है। तो यहाँ पर उनसे ये चीज़ें यहाँ पर पता लगाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से उनकी स्कूलिंग में और उनकी लर्निंग में रुकावटें आई हैं, डिसरप्शन आई हैं। तो यहाँ पर 3 फाइंडिंग्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सर्वे से हमें पता चलती हैं, जिससे हमें ये चीज़ पता चलेगी कि हम किस तरीके से एक इफेक्टिव रेमेडी, इफेक्टिव दवा जो है वो तैयार करें, ताकि सॉल्यूशंस निकाले जाएँ कि बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को कैसे बढ़ाया जाए और स्कूलिंग एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जितने भी टोटल बच्चे थे उनमें से 8% बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 6 से 7 साल के बीच में थी। तो यहाँ पर वो ऐसे बच्चे थे जिनको एडमिशन ही नहीं मिल पाई। ओके, तो यहाँ पर स्कूल क्लोज हो गए, ओके, पैंडेमिक के दौरान, तो बच्चे एडमिट ही नहीं हो पाए। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक पैंडेमिक का लॉकडाउन लगा रहा। उसके बाद जो एडमिशन प्रोसीजर था और इन बच्चों की एनरोलमेंट थी उसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया गया। और जब दोबारा स्कूल खुले तो अभी ये बच्चे स्कूल्स के बीचों बीच खड़े हैं। तो यही आप यहाँ पर ऑथर बात करें कि इनकी अब एडमिशन्स को आप कैसे हैंडल करोगे, तो आप इनको किस तरीके से देखोगे। और आगे बात करें कि अगर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें तो उसके रिगार्डिंग जो नो डिटेंशन पॉलिसी निकल कर आती है कि आप बच्चे को डिटेन नहीं कर सकते हो, तो आपको उनको एडमिट तो करना ही होगा। तो आप उनको अब एडमिट किस तरीके से करोगे, इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो क्या उनको आप उन्हीं ग्रेड्स में दोबारा से लोगे जहां पर नॉर्मली वो यहाँ पर अपनी क्लासेस अटेंड करने वाले थे जब पैंडेमिक नहीं था, और या फिर आप उनको वापस पिछली ग्रेड्स में ले जाओगे जहां पर वो जब एकेडमिक ईयर 2020 स्टार्ट हुआ था तब जहां पर वो बैठे थे। तो अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हो, लेकिन आपकी अटेंशन जो है वो पूरी की पूरी इस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर होनी चाहिए जिनकी उम्र 6 से 7 साल के बीच में है, कि यहाँ पर उनके सामने लर्निंग डिस्ट्रप्शंस पैदा ना हो। तो अभी पैंडेमिक के चलते काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस ये ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से ये चीज़ पता चलती है कि यही जो एज होती है 6 से 7 साल के बीच में, तो यहाँ पर जो यंग चिल्ड्रन होते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर वो मेंटली ग्रो करते हैं।
और इसी समय उनका फाउंडेशन रखा जाता है। जो चीज़ें अब ये सीखेंगे, अब ये पढ़ेंगे, और इसी के हिसाब से इनका जो है बेस बनता जाएगा आने वाले फ्यूचर में। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके ऊपर लर्निंग डिस्ट्रप्शंस ना आए, तो इसी के रिगार्डिंग आपको पूरी अटेंशन देनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी स्कूलिंग होगी ओवरऑल डेवलपमेंट के तौर पर इन्हीं ईयर्स को देखा जाएगा, और जैसे ये ईयर्स बच्चों के होंगे उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। और आगे बात कर रहे हैं जो दूसरी फाइंडिंग्स निकल कर आती हैं इस सर्वे में से, तो यहाँ पर दूसरी बात ये पता चली है कि जो दिल्ली एनसीआर जैसा रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन है, तो यहाँ पर 18% बच्चे ऐसे हैं जिनको किसी तरीके का एजुकेशनल इनपुट मिला ही नहीं है स्कूलों की तरफ से। मतलब कि स्कूलों ने बताया ही नहीं कि आपने क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, क्या आपका टाइम टेबल होगा, जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगती थी। तो बहुत सारे यहाँ पर इनपुट्स तो मिले ही नहीं है, 18% बच्चे ऐसे हैं। और इसके अलावा जो प्राइवेट ट्यूटोरिंग की भी बात करें, जो बच्चे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने जाते हैं घर के बाहर, घर के आसपास, तो उसका भी यहाँ पर परसेंटेज बहुत कम है। ओके, तो इसके अलावा जो 12% स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टिल ऐसे हैं जिनको कोई भी असेस नहीं मिला, ना कि यहाँ पर स्कूल के द्वारा, ना ही किसी प्राइवेट ट्यूशन के द्वारा। तो यहाँ पर उनकी कोई भी किसी तरीके से हेल्प नहीं हुई है उनकी लर्निंग के लिए। और आगे बात कर रहे हैं राइटिंग ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर खास तौर पे टीचर्स की बात कर रहे हैं कि अलग अलग स्कूल्स में टीचर्स ने यहाँ पर अलग अलग तरह की मेथडोलॉजी जो है उसको यूज़ किया है, अलग अलग टीचिंग मेथड्स को यूज़ किया है कि बच्चों को हम पढ़ा सकें जब तक ये पैंडेमिक चला, जब तक स्कूल वगैरह बंद थे। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें लाइव ऑनलाइन क्लासेस की, तो उसमें भी बहुत सारे स्कूल टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, लाइव ऑनलाइन क्लासेस जो प्रोवाइड कराई बच्चों को। तो टोटल 63% यहाँ पर जो टीचर थे जिन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई हैं। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और ऑनलाइन एजुकेशन जो लर्निंग वीडियोज़ हैं, वो भी यहाँ पर 69% के हिसाब से प्रोवाइड करवाई गई हैं टीचर्स के द्वारा। इसके अलावा जो लर्निंग मटेरियल्स होता है, जो स्टडी मटेरियल होता है, वो भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया गया 68% के हिसाब से। मतलब कि जहाँ पर भी हम 68%, 69% यहाँ पर वर्ड यूज़ कर ले, यहाँ पर टोटल निकाला जाएगा पहले। मतलब कि जितने भी यहाँ पर सर्वे में बच्चों को यहाँ पर कंसीडर किया गया, और उस सर्वे में किन किन बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मिली, किन किन बच्चों को यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिला, किन किन बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर मिले, तो उनका जो टोटल होगा उसमें से कितने बच्चों को यहाँ पर फ़ायदा हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज निकाली गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से बच्चों को फ़ायदा करने की बात की जा रही है। तो इसके अलावा उनको जो होमवर्क के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी बच्चों को असेस किया गया। तो इसमें भी 73% के आसपास जो बच्चों को यहाँ पर किसी न किसी तरीके से लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे सब्सटेंशियल सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं स्टूडेंट्स में, जहाँ पर ये चीज़ पाई गई है कि कुछ बच्चों को एजुकेशन मिली है और जो बहुत ही पुअरेस्ट चिल्ड्रन थे उनको हमने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो 47% उनकी यहाँ पर जो है एवरेज संख्या बताई गई है, जितने भी सर्वे किए गए थे उसमें जो बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे थे उनको कुछ भी नहीं मिला है। तो ये भी एक कंसर्न है, इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। और इसके अलावा जो तीसरी फाइंडिंग निकल कर आई है उस सर्वे में, तो वो है डिजिटल इनइक्वालिटी। तो डिजिटल इनइक्वालिटी में क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि अगर हम स्कूल चिल्ड्रन की बात करें और इसके अलावा अगर हाउस होल्ड इंटरनेट और डिवाइसेस असेस की बात करें, तो इन्हीं के रिगार्डिंग जो है एजुकेशन आगे परसू की करवाई जाएगी। तो अगर जिसके पास अच्छा खासा इंटरनेट है, अच्छे खासे डिवाइसेस हैं, तो उनके पास तो अच्छी एजुकेशन पहुंच जाएगी। लेकिन जिन बच्चों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ही बहुत ख़राब है, उनकी बैकग्राउंड ही बहुत पुअर है, ओके, उनके माँ बाप बहुत ही कठिनाई से उनको पढ़ा पा रहे हैं, तो हो सकता है उन बच्चों के पास इंटरनेट फैसिलिटी लेने के लिए उतने पैसे ही ना हो, या कोई डिवाइस लेने के लिए उतने पैसे ही ना हो। तो ये ऑनलाइन जो हमने लर्निंग प्रोवाइड की, इसका फ़ायदा तो बहुत है। ये सब्स्टिट्यूट के तौर पे तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारे पास सामने आया कि अगर हमने जहाँ पर फॉर्मल जो फेस टू फेस टीचिंग वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी पैंडेमिक के दौरान, तो ये बेस्ट सब्स्टिट्यूट था। लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे थे जो इस एजुकेशन को, इस लर्निंग को असेस नहीं कर पाए अपनी सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से, कहने का मतलब अपनी गरीबी की वजह से। तो इस तरीके से अर्बन जो चिल्ड्रन हैं उन्हीं को ज़्यादा फ़ायदा मिला है यहाँ पर 75%। इसके अलावा जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं 71%, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिमोट लर्निंग, और जो इस यहाँ पर जो आगे बात करें जो रूरल लर्निंग की अगर बात करें, जो रूरल बच्चे हैं, जो गांव से बच्चे निकल कर आते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ 55% लर्निंग हुई है, और जो गरीब बच्चे हैं वहाँ पर भी 55% लर्निंग हुई। कहने का मतलब जो अमीर है, जो सही कोई रिच खानदान से यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, जो अर्बन चिल्ड्रन हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा असेसमेंट मिली है, ज़्यादा तौर पर उन्होंने लर्निंग की है। और जो गांव से बच्चे बिलोंग कर रहे थे
और जो बहुत गरीब घराने से बिलोंग कर रहे थे उनको भी यहाँ पर जो रेशो निकल कर आई है बहुत कम है अर्बन के मुकाबले। तो इसके ऊपर भी हमें फोकस करना होगा, डिजिटल इनइक्वालिटी के ऊपर। तो कहने का मतलब इस रिमोट लर्निंग में अर्बन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और गरीब बच्चों को कम फ़ायदा हुआ है। और आगे बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे कॉमन रीज़न रहा है कि बच्चे जो ऑनलाइन लर्निंग जो असेस नहीं कर पाए, वो था लैक ऑफ असेस टू डिवाइस। मतलब कि मोबाइल फ़ोन ही नहीं है या लैपटॉप नहीं है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहा। तो इसके मामले में चाहे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो अगर ख़ास तौर पे अगर दिल्ली एनसीआर रीजन की बात करें, तो जो अर्बन रूरल डिवाइड निकल कर आया है, जो फ़र्क निकल कर आया है, तो इस मामले में दोनों चुप हैं। तो किसी तरीके का यहाँ पर कंपैरिजन अगर हम करना चाह रहे हैं तो दोनों म्यूट हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हो सकता है कि इस तरीके का जो यहाँ पर ट्रेंड देखने को आया है पूरे नेशन वाइड तौर पर यहाँ पर ये चीज़ ना हो। और इसके अलावा रेमेडियल के तौर पर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें जो कंडीशन जो डैमेज हो चुका है उसको दोबारा से रिपेयर कैसे करना है, तो उसके बारे में यहाँ पर सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं ऑथर। तो स्टार्टिंग में क्या बात कर रहे हैं कि जब ही स्कूल्स रीओपन हो तो जैसे सिमिलर वे में पहले चलते हैं, उसके अलावा हमें यहाँ पर कोशिश करनी है कि इंटेंसिव रेमेडियल क्लासेस हमने लेनी है, खासतौर पे जो रूरल एरिया से वहाँ पर। और हमें कोशिश करनी है सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की कंप्लीट होने के ऊपर ही फोकस नहीं करना है। आमतौर पर जो क्लासेस लगती हैं डेली बिजनेस में, डेली रूटीन में, तो वहाँ पर कोशिश यही होती है कि हमने पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अभी भी यही कोशिश होगी कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर बाद में टेस्ट वगैरह होंगे बच्चों को। लेकिन यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि आप सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर कम ध्यान दो। जो यहाँ पर लर्निंग में नुकसान हुआ है बच्चों का, जो यहाँ पर फाउंडेशन ईयर थे बच्चे के, जिस तरीके से बेनिफिट वो उठा सकते थे 6 से 14 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर जो है मास्टरी दोबारा से लेकर आनी है बच्चों की, कि अपने इस एज के दौरान 6 से 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनकी जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं उनको हमने पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाना है। खासतौर पे जो रीडिंग है, इसके अलावा जो अरिथमेटिक है, तो इन स्किल्स में हमने बच्चों की फाउंडेशन को और मजबूत करने के ऊपर फोकस करना है। और आगे बात कर रहे हैं कि ये जो सिल्वर लाइनिंग है इस क्लाउड में, बेशक ये शॉर्ट टर्म में होगी, बहुत कम समय अभी बचा है, बच्चों के एग्जाम भी आने वाले हैं। तो हमारा इंटेंसिव फोकस जो है फाउंडेशनल स्किल्स के ऊपर हमें देना चाहिए, ताकि जो इनइक्वालिटीज़ पैदा हो गई हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ के जो बच्चे हैं उनमें, ओके, एजुकेशन के मामले में, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में, जिनकी वजह से हमारे जो स्कूल्स हैं उनको एक तरीके से प्लेग जैसे महामारी के तौर पर हमारे बच्चों के स्कूल से वहाँ पर भी ये चीज़ फैल चुकी है। यहाँ पर इनइक्वालिटी की महामारी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है, हमें फाउंडेशनल स्किल्स के ऊपर फोकस करके इस इनइक्वालिटी को दूर करना है। इस महामारी को, जो हमारी जैसी कंडीशंस थी, जैसे प्री पैंडेमिक स्कूल्स थे, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इनकी सिचुएशन लेकर आनी है, जहाँ पर गरीब और अमीर बच्चे, अर्बन एरियाज़ के और रूरल एरियाज़ के बच्चे बिना किसी डिसरप्शन के वहाँ पर लर्निंग कर रहे थे, सीख रहे थे। और आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर हमें अभी सीखने को क्या मिला है। तो एक यहाँ पर सर्वे होता है, ये सर्वे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो इस सर्वे को कौन लॉन्च करता है, ओके, कौन सी संस्था इसको लॉन्च करती है, उस संस्था का नाम दीजिए। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये सर्वे से ही हमें ये चीज़ पता चलती है, अभी भी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन कुछ यहाँ पर बच्चों का है जहाँ पर बच्चों को अभी भी बेसिक रीडिंग नहीं आती है, अरिथमेटिक स्किल्स उनके अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं। तो पैंडेमिक के द्वारा जो इस सिचुएशन हमारे सामने अभी क्रिएट हो चुकी है, तो यहाँ पर एज ए अपॉर्चुनिटी हमें इसको लेना है और जितने भी लर्निंग क्राइसिस हमारी कंट्री में उनको हमने दूर करना है और इंश्योर करना है लर्निंग फॉर ऑल, कि सभी बच्चों ने सीखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे एविडेंस हैं जहाँ पर इंटेंसिव इंटरवेंशन की जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक एजुकेशनल एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम, तो ये इनका एजुकेशन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सारे काम ये करते हैं। तो इनके यहाँ पर ये भी यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम जो है लर्निंग आउटकम्स को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंस तभी बनती है अगर हम जब भी इस क्राइसिस को, इस समय को हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और लर्निंग आउटकम्स को हम यहाँ पर इम्प्रूव करें, अच्छे इंटेंसिव प्रोग्राम चलाएं बच्चों के लिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्रिएट करें। मतलब कि बच्चे जहाँ पर इस तरीके का सिनेरियो बना दें, इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दें, बच्चे अच्छे से लर्निंग करें, बच्चे अच्छे से आगे ग्रो करें और उनकी जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं उनको हम अच्छे से उनकी फाउंडेशन रख पाएँ। तो इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो यही जो यहाँ पर जो बात कर रहे थे स्टार्टिंग में ऑथर, कि एजुकेशन एक्सपेंडिचर के ऊपर भी भारत सरकार को फोकस करना चाहिए था। तो ये एक इशू है जिसको कि रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है इस साल के बजट में।
तो इसके ऊपर भी हमें फोकस करना था। हालांकि हमने ज़्यादा फोकस किसके ऊपर दिया है इस बजट में, ज़्यादा फोकस दिया है कि इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना है, ओके, मार्केट में अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कैसे बूम करना है, वहाँ पर सरकार ने ज़्यादा फोकस दिया है, एजुकेशन के ऊपर कम फोकस दिया है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं। तो आगे बात करने जा रहे हैं हम स्पीकिंग ट्री के बारे में। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है वहाँ पर बात करें एक्सपोजिशन ऑन योगा, योगा की प्रदर्शनी के बारे में, योगा के बारे में कि उसका क्या फ़ायदा है आपकी ज़िंदगी में। तो पतंजलि ऋषि की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये योगा की प्रैक्टिस शुरू की गई थी शुरुआत में। तो वो हमें वॉर्न करते हैं, डायरेक्टली हमें वॉर्न करते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी की ओर अब देखना चाहिए, किस तरीके से हम ज़िंदगी जी रहे हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को हम काफ़ी पीड़ा से जी रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से, जो कि हमें पता ही नहीं है। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है, हमारे अंदर लालच बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है, अगर कोई चीज़ मिलती है तो, नहीं मिलती है तो फिर हमारे अंदर जो है किसी की ब्लेम आ जाता है कि तुम्हारी वजह से नहीं मिली है, तो ब्लेम करते रहते हैं। तो ये सभी सिचुएशन एक तरह की पीड़ा का ही जरिया है जो हम पास आउट करते जा रहे हैं, उसी में ज़िंदगी को जीते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कितनी देर तक हम ऐसे ही चलते जाएंगे, तो क्या इसका कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हाँ भी आप ओवरकम कर सकते हो पेन और सफरिंग अपनी लाइफ में, अगर आप योगा के थ्रू अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हो, योग के ऊपर फोकस करते हो। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में पैसा देखा है, पावर देखा है, ठीक है, धन दौलत देखी है, ठीक है, प्लेजर देखा है, तो आपने सब कुछ ज़िंदगी में टेस्ट कर चुके हो एक बार, ओके। तो अगर फिर आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो कि अभी भी किसी और आप देख रहे हो कि कोई और चीज़ मिल जाए, कुछ और चीज़ मिल जाए, तो आपकी जो इच्छाएं जो है पूरी नहीं हो रही हैं, तो अभी ये आपके योग का समय है, ओके। तो इसके ऊपर फोकस करो। तो ये इच्छाएं जो है ना, जितनी हमें ज़रूरत है उतना हमें मिल रहा है, और उसी में हमें फोकस करके जीना है, ज़िंदगी को खुशी से जीना है। ये सबसे बड़ी बात है ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग जो है यही चीज़ भूल चुके हैं, तो इनके ऊपर फोकस करना है। और पतंजलि यहाँ पर यह भी चीज़ हमें बता रहे हैं कि कैसे ह्यूमन बीइंग जो है अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ा सकता है। तो लाइफ जो है इनकम्प्लीट है, अनफुलफिल्ड रहती है। तो एक यहाँ पर सूत्र की बात कर रहे हैं, तो पहला सूत्र ज़िंदगी का कि आप जो है योगा की तरफ बढ़ो, ओके। जब आप यहाँ पर रियलाइज़ करोगे आने वाले समय में कि कोई भी चीज़ यहाँ पर काम नहीं कर रही है, जो अगर आप अपनी पीड़ा को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ से भी आप सफ़र कर रहे हैं उसको आप ख़त्म करना चाह रहे हो, तो तब उस समय आप योगा की ओर जाओ, योगा को अपनाओ, इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो देखो, कोई भी चीज़ अगर हमें ज़िंदगी में सीखने को मिलती है तो हमें उसको अपनाना चाहिए। अच्छी अच्छी बातों को अपनाएंगे तो तभी हमारा एनवायरनमेंट जो है अच्छा होगा, और अपनी ज़िंदगी को हम खुल के जी पाएंगे, और सही चीज़ की हमें समझ होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ की। तो फ्रंट पेज पे जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है वो है कि यहाँ पर भारत सरकार जो है वो $1.2 बिलियन का यहाँ पर जो केरन आर्बिट्रेशन अवार्ड है इसको चैलेंज करेगी। तो ये मसला है, ये बहुत ही पुराना यहाँ पर डिस्प्यूट चलता आ रहा है, एक तरह का ये रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट है भारत सरकार और केरन एनर्जी के विचकार में। तो यहाँ पर केरन एनर्जी यहाँ पर एक तरह की ये एक यूके बेस्ड कंपनी है, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन का यहाँ पर काम है, इंडिपेंडेंट तौर पर यहाँ पर ये काम करती है। और इसने क्या किया था, 2011 में अपना जो केरन इंडिया का जो स्टेक था वो इसने एक इंडियन कंपनी को बेच दिया था जिसका नाम था वेदांता, ओके। तो वेदांता भी जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, जिसको इसने अपना स्टेक बेचा था। और बाद में भारत सरकार का जो यहाँ पर टैक्स डिपार्टमेंट था उसने इसको कहा था, इस कंपनी को जो केरन एनर्जी है, कि आप अपना जो रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स बनता है, आपने अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज किया है, तो उसके चलते जो आपका टैक्स बनता है वो आप पे कीजिए भारत सरकार को। तो इसी के चलते केरन एनर्जी ने केस फाइल कर दिया, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड की अलग अलग अदालतों में ये केस चल रहे हैं, कोई यूके में चल रहा है, कोई यूएस में चल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी केसेस यहाँ पर चल रहे हैं, तो भारत सरकार ये कह रही है कि हम अपने जो हमारा यहाँ पर हिसाब है, हमें टैक्स चाहिए, ओके, तो उसके प्रति हम अपने आप को डिफेंड करेंगे, हम चैलेंज करेंगे। तो इसका रिजल्ट हाल ही में निकल कर आया था, इसका एक प्रोसीडिंग का ना कोर्ट ने डिसीजन दिया था जो कि इस केरन कंपनी के हक में गया था, और भारत सरकार ये केस हार गई थी। और इसी के चलते भारत सरकार कह रही है कि हम अपने टैक्स को, ये हमारा सॉवरन राइट है, इसको हम डिफेंड करेंगे, और ये 1.2 बिलियन जो केरन आर्बिट्रेशन अवार्ड है इसको हम चैलेंज करेंगे दोबारा कोर्ट में। तो हो सकता है ये वाला केस जो है यूएस की कोर्ट में यहाँ पर चैलेंज किया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग जो केरन एनर्जी के सीईओ हैं वो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके साथ भी मिले हैं, और इस मैटर का उन्होंने डिस्कशन भी की है भारत सरकार के साथ। इस मसले का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पर कह रही है कि
अगर टैक्स एंगल की बात करें, गवर्नमेंट यहाँ पर कह रही है कि जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, हम यहाँ पर जो है उसको मेंटेन करके ही चल रहे हैं, हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन ये कंपनी कह रही है कि आप इस ट्रीटी को आप जो है खराब करके चल रहे हो। ओके, ये उस कंपनी का यहाँ पर जो है एलिगेशन है भारत सरकार के ऊपर। और इसी के तहत जो है आप हमें जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगा सकते हो। तो इसी के चलते अगर कोई भी बिजनेस कंपनी करती है तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता है कि पिछले कुछ समय से लगेगा, मतलब जब से आप यहाँ पर काम कर रहे हो उस सभी समय को अभी तक जो है इंक्लूड किया जाएगा, आपने उस हिसाब से टैक्स देना है अगर आप किसी तरीके के भी रीऑर्गेनाइजेशन करते हो अपनी बिजनेस में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत सरकार कह रही है कि कंपनी के लिए भारत सरकार के दरवाजे खुले हैं, जो भारतीय लॉ हैं उनके मुताबिक जो है इस डिस्ट्रीब्यूट को वो सेटल कर सकती है वो कंपनी। और इसके अलावा कह रहे हैं कि जो कैन एनर्जी के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं वो मिले भी हैं भारत सरकार के सीनियर से, मंत्रालय के जो सीनियर्स हैं उनके साथ ऑफिशियल से मिले हैं कि हम इस मसले का जल्द से जल्द कोई ना कोई हल निकाल कर लेकर आएँ। और आगे बात करते हैं केस फाइल के बारे में। तो कैर ने ये जो ये आर्बिट्रेशन केस जीता है, ये हेग की कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया था 23 दिसंबर 2020 को। तो हेग किसकी कैपिटल है, तो यहाँ पर कौन कौन से जो हेडक्वार्टर्स हैं यूएनओ के, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत सरकार की अगर बात करें तो कोर्ट ने भारत सरकार को कहा है कि जितने भी तरह के डैमेजेस कंपनी को हुए हैं उसके रिगार्डिंग आप उस कंपनी को पे करो। इसके अलावा कंपनी ने ये भी कहा है कि पिछले महीने जो इंडियन एसेट्स हैं ओवरसीज, उनको यहाँ पर उन्होंने सीज किया है इंडियन एसेट्स को। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं इट हैज़ फाइल्ड केस बिफोर यूएस कोर्ट, यूएस कोर्ट हैज़ सर्व्ड नोटिस टू इंडियन गवर्नमेंट। तो यूएस कोर्ट के द्वारा अभी जो है नोटिस दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट को। और जो टैक्स डिस्प्यूट ये शुरू हुआ था 2015 के समय में यहाँ पर शुरू हुआ था, और कहा गया था कि आप 2012 के जो रेट्रो टैक्स अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप हमें जो है टैक्स दोगे। तो गवर्नमेंट ने डिमांड की थी 10,200 करोड़ रुपया कि आप जो है जितना इसके हिसाब से टैक्स बनता है, तो यहाँ पर इतनी राशि गवर्नमेंट ने मांगी थी इस कंपनी से, जिसका डिस्प्यूट जो है अभी तक चल रहा है। और आगे जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि सिंगल डोज ऑफ Pfizer एंड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हाईली इफेक्टिव। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कर रहे हैं कि इजराइल में स्टडी की गई है Pfizer वैक्सीन के ऊपर। तो उसी के स्टडी जो रिसर्च निकल कर आई है उसको लासेंट नाम का एक जर्नल है जिसमें पब्लिश किया गया है। देखिए ये बहुत ही बड़े यहाँ पर जर्नल है। अगर मैं बात करूँ लांसेट की या फिर नेचर की, तो अगर यहाँ पर कोई रिसर्च छपती है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो रिसर्च पेपर ने आप कोई रिसर्च किया, कोई शोध किया है किसी भी सेक्टर में, तो अगर इन जर्नल्स में आपका रिसर्च पेपर छप जाता है ना तो बहुत बढ़िया बात होगी आपके लिए। तो लांसेट भी एक बहुत बढ़िया जर्नल है, तो जहाँ पर रिसर्च जो है हाल ही में जो स्टडी हुई है तो वहाँ पर रिसर्च छापी गई वैक्सीन की क्या प्रभावशाली, यहाँ पर किस तरीके से प्रभावशाली रही है वैक्सीन। अगर Pfizer वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की बात करें तो स्टार्टिंग में बात करें कि जो रेट ऑफ रिडक्शन है यहाँ पर 14 दिन तक जो है यहाँ पर आ चुके हैं। अगर सिंगल डोज यहाँ पर दिया जाता है तो 14 दिन में ही जो है केसेस जो है सही होने नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो 94% यहाँ पर केसेस ऐसे निकल कर आए हैं। और दूसरी स्टडी यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यहाँ पर कर रहा है कि कितनी इफेक्टिव है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ओके, तो ये भी अंडर रिव्यू है। और आगे बात कर रहे हैं कि जो ऑक्सफोर्ड रिसर्चर्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जो वैक्सीन जो है वो 60% यहाँ पर इफेक्टिव है 22 दिनों के बाद। अगर 22 दिनों के बाद आप इनके परिणाम देखते हो तो, और इन स्टडी से ये चीज़ हाईलाइट होती है कि रियल एविडेंस निकल कर आते हैं सामने कि कितने इफेक्टिवनेस है कोविड-19 वैक्सीन की। और अगर भारत की बात करें तो अभी तक 1,04,49,942 जो टोटल वैक्सीन डोजेज जो है वो अभी तक भारत में जो है एडमिनिस्ट्रेट कर दी गई हैं। और आगे जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज में से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पीएमसी बैंक की, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो इस बैंक की भी हालत बहुत ख़राब रही है पिछले कुछ समय से। तो यहाँ पर दिवालिया होने की कगार पे है ये बैंक। तो यहाँ पर एक डाइवर्स इन्वेस्टर्स की टीम है जो इस पीएमसी बैंक के ऊपर जो है बिड लगाएगी। तो ये अगर कोई भी इन्वेस्टर्स की कोई टीम बनती है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कंसोर्टियम। ओके, तो यहाँ पर जो अब नई टीम निकल कर आई है जो इसमें इन्वेस्ट करेगी, तो उसमें से कुछ जर्मन फर्म के यहाँ पर मार्केटिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो बनाने वाली कंपनी है वो है। इसके अलावा 2 ऑफशोर इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ मॉरिशस बेस्ड यहाँ पर मॉरिशस में जो काम करते हैं। इसके अलावा एक ओवरसीज कॉर्पोरेट एंटाइटी है दुबई में। तो इन सब का मिलकर एक कंसोर्टियम बना है जो आने वाले समय में एक इस फील्ड पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसको दोबारा से सुरजीव करने की कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा से चलाया जा सके। तो यहाँ पर इस कंसोर्टियम को जो लीड करेंगे वो है सुरेंद्र मोहन अरोड़ा, वो एक इंडियन बिजनेसमैन है।
तो यहाँ पर उन्होंने 1 फरवरी 2021 को अपना प्लान सबमिट किया है। तो अभी वो रिवाइवल की ओर जा रहा है कि कैसे जो पीएमसी बैंक है इसको कन्वर्ट किया जाए एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस अभी लगेंगी, उसी कंडीशंस और रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए ही यहाँ पर जो है इनको परमिशन मिलेगी आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई जब ये सब चीज़ें देखेगा तो आरबीआई किन बिहाफ का डिसीजन देगा कि इसको आगे फर्दर प्रोसीड करना है, इन्वेस्टर्स को अलाउ करना है कि नहीं करना है इस बैंक को कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो सबसे पहली बात आरबीआई जो चेक करेगा वो ये चेक करेगा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इस पैसे का सोर्स कहाँ से है जो ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं पीएमसी बैंक में। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो बोर्ड मेंबर्स हैं क्या वो फिट हैं, प्रॉपर हैं, मतलब फाइनेंशियली फिट हैं वो इस यहाँ पर इस बैंक को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। और आगे बात करें विल द बैंक फेस ए प्रॉब्लम लेटर, मतलब ये सिचुएशन ना हो जाए जो अभी की सिचुएशन है पीएमसी बैंक की, कि बाद में दोबारा से वही कंडीशन बैंक की हो जाए। तो इस चीज़ को ऊपर भी हम फोकस करके चलेंगे, आरबीआई ये चीज़ भी चेक करेगी। और आगे बात करेंगे व्हाट इफ आरबीआई कांट फाइंड ए बायर, जब इसका कोई बायर ही नहीं नजर आएगा आरबीआई को तो उसके बाद आरबीआई क्या करेगा। अगर कोई भी बंदा इन्वेस्ट ही नहीं करेगा बैंक में तो बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी। और दूसरी ओर वो बैंक यहाँ पर बड़े बैंकों को कह सकता है कि आप जो है हमें कंसीडर करके चले, मर्जर की ओर आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की बात करें ना तो गवर्नमेंट भी उन पीएसयूज को बेल आउट नहीं करना चाहती जो फेल हो चुके हैं। तो भारत सरकार क्या करती है, बेल आउट पैकेजेस अनाउंस करती है जब देखती है कि पब्लिक सेक्टर कोई यूनिट है या पब्लिक सेक्टर बैंक है वहाँ पर गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, वो बैंक जो है किसी समय भी दिवालिया हो सकता है। तो हमारा ही जो टैक्स पेयर का पैसा होता है उसी को भारत सरकार फिर इन बैंकों को दे देती है जिनकी राशि लाख करोड़ के हिसाब से होती है। ओके, 1 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, इतनी राशि के हिसाब से पिछले सालों में भारत सरकार जो है इन बैंकों को बचाने के लिए इतनी राशि इन बैंकों को दे चुकी है कि यहाँ पर इनकी सिचुएशन खराब ना हो जाए। तो भारत सरकार भी अब जब राशि देती है तो पहले यही चीज़ देखती है कि क्या बैंक आगे सर्वाइव कर पाएगा या पीएसयू आगे सर्वाइव कर पाएगा। तो अगर कोई फेल हो चुका है तो भारत सरकार उसको कंसीडर नहीं करती है, तो ये भी एक रीज़न है। ओके, तो इन सब चीज़ों को आरबीआई को देख के चलना होगा। और अगर किसी बैंक ने आगे कंसीडर करना है, आगे प्रोसीड करना है, तो ये सब सिचुएशंस हैं जो उसको फेस करनी है। और आगे जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज में से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो क्रिप्टो करेंसी है तो इसके रिगार्डिंग जो अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं तो उसमें कैसे स्कैम किया जा रहा है इस समय पर, तो उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो इससे बचकर चलना है। तो क्या बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जैसे ट्विटर का अकाउंट हो गया या फिर कोई फेसबुक अकाउंट हो गया जहाँ पर कि कोई फ़ैन पेजेस बने होते हैं जिसको कि बहुत कोई एक सेलिब्रिटी है जिसके बहुत ज़्यादा फैंस हैं। ओके, तो उनको किसी न किसी तरीके से उनके साथ जो है किसी न किसी तरीके का कोई भी फेक अकाउंट दिखाकर उनसे पैसे जो है ऐंठे जा सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो है बात की जा रही है कि शेडी क्रिप्टो अकाउंट्स जो है यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जितने भी फैन बेस अकाउंट्स हैं वहाँ पर, और वहाँ पर एक कमीशन दी जा रही है कि आप जो है इस गिव अवे नाम का एक कॉन्टेस्ट है, इसको आप ऑर्गेनाइज करिए, आपको कोई ना कोई कमीशन मिलेगी, पैसा मिलेगा। फिर वही जो फैन बेस अकाउंट्स हैं वो अपने फॉलोअर्स को कहते हैं जो कि खासतौर पर ज़्यादातर यंग फॉलोअर्स हैं कि आप जो है इसको फॉलो करो और जो क्रिप्टो अकाउंट्स है आप इनको फॉलो करो, इसी जो ये जो कैंपेन है इसको आप आगे प्रोसीड करो। तो जो फैन बेस जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये अपने अकाउंट को आगे जो है बेच देते हैं आगे। ओके, तो ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वही इनको यहाँ पर फॉलो करते हैं और वही इनको बाय करेंगे। और इससे क्या होगा, यंगस्टर्स को कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ जिसने आपको राह दिखा दी उसी को फॉलो करके आगे चलते जाएंगे, इसीलिए उनको फ़ैन कहा जाता है। और इसी चीज़ को हमें सही करना है, इसी सिनेरियो को सही करना है। तो इस डाटे को अगर किसी का भी डाटा, अगर किसी फ़ैन का डाटा किसी गलत हाथ में चला गया तो उस डाटा को वो कहीं पर भी मिसयूज़ कर सकता है। जैसे क्रेडिट कार्ड का हो गया, जो क्रिप्टो वैलेट इन्फॉर्मेशन है, उससे आपके ऊपर फिशिंग अटैक्स हो सकते हैं। तो फिशिंग अटैक का मतलब होता है कि आपका ना सारा डाटा ले लिया जाएगा और अगर कोई भी आपके साथ डील होती है क्रिप्टो करेंसी के मैनर में या फिर आपने क्रिप्टो करेंसी परचेज किया तो उसका पूरा का पूरा डिटेलिंग ऐसे तैयार की जाएगी कि वो बिल्कुल ओरिजिनल है लेकिन वो होगा फेक, और आप उसके ऊपर विश्वास कर लोगे और आप जो है उसको बाय कर लोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिशिंग अटैक्स बहुत अलग अलग मायनों में होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एनडीटीवी की एक एंकर थी निधि राजदान, तो उनके ऊपर भी फिशिंग अटैक हुए था। तो उनके पास एक ऑफर लेटर आया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का, जो कि यूएसए की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, कि आप यहाँ पर आके एज एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन कीजिए जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में। तो वो सब फेक था, वो इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया था कि वो लग रहा था कि बिल्कुल वो हार्वर्ड से ही आया है। तो ध्यान रखिए, इन चीज़ों को समझिए।
अपनी पर्सनल डिटेल को कहीं पर भी जो है एक्सप्लोर मत कीजिए, उससे आपको ही बाद में जो है ब्लैकमेल किया जा सकता है। और फेक सब्सक्रिप्शन फीस भी आपसे चार्ज की जा सकती है, जो चीज़ एक्चुअल में है ही नहीं उसकी फीस आपसे ले ली जाएगी। तो स्कैम से कैसे बचना है, यहाँ पर जो ट्विटर के जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हमें जो नॉर्म्स हम अपनाते हैं इनको और टाइट करना होगा, सेल्फ पॉलिसिंग बनानी होगी, जो रेगुलेशन की और जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उसके द्वारा, और यूज़र्स को यहाँ पर जो है चेतावनी देनी होगी कि आप बचकर चलें। ये सब चीज़ें किसके द्वारा करनी चाहिए, जो सोशल मीडिया को जो चलाते हैं, जैसे फेसबुक है, जैसे ट्विटर है। तो इसके रिगार्डिंग अपने जो फॉलोअर्स हैं इनको चाहिए कि एक चेतावनी दें कि वो बचकर चलें, क्योंकि भारत सरकार वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को भारत में बैन करने जा रही है। तो इसके रिगार्डिंग जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है इस प्राइवेट करेंसी में, वो किसी ना किसी तरीके से इसको बेचने की कोशिश करेंगे कि आप हमारी जो करेंसी है उसको खरीदिए। तो वो चाहेंगे कि हम नुकसान से बचें, तो इसके लिए अभी आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से प्रोसीड करना है। और आगे जो न्यूज़ है वह प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो पैगोंग लेक है लद्दाख में, तो वहाँ पर कम्प्लीटली पुल बैक हो चुका है भारत और चाइनीज़ आर्मी है दोनों के बीच में। तो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 वाले यहाँ पर जो एरिया था, जो यहाँ पर लेक का नॉर्दर्न बैंक था, नॉर्दर्न किनारा था, तो यहाँ पर डिमांड थी न्यू दिल्ली की बहुत लंबे समय से कि आप पीछे हट जाओ। तो उसी के रिगार्डिंग अभी टॉक शुरू हो चुकी थी कि आप जो है चाइनीज़ आर्मी अब पीछे हटना शुरू हो गई। तो इसी के रिगार्डिंग अभी न्यूज़ आई कि ये कंप्लीशन हो चुका है इसका, चाइनीज़ आर्मी पीछे हट चुकी है। तो ये आप एरिया देख सकते हो, फिंगर 8 वाला एरिया है। तो जहाँ पर 30 जनवरी का जो सिचुएशन थी, टैंक्स वगैरह लगे हुए हैं, अलग अलग जो आर्टिलरी यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन थी चाइनीज़ मिलिट्री के द्वारा, तो यहाँ पर थी। तो ये फरवरी 16 का यहाँ पर ये दृश्य है, जो सैटेलाइट इमेज ये ली गई। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सब कुछ यहाँ पर खाली पड़ा है। तो सिचुएशन जो है नॉर्मलसी की ओर जो है आगे बढ़ रही है। और आगे जो न्यूज़ है वो है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो डॉक्टर रेड्डीज की जो लेबोरेटरी है वो इमरजेंसी अप्रूवल चाह रही हैं कि वो स्पुतनिक 5 का जो है इस्तेमाल कर सकें। तो स्पुतनिक 5 क्या है, ये कोई स्पेस शटल नहीं है, ये भी कोविड-19 की वैक्सीन का नाम है। तो इस वैक्सीन को कौन यहाँ पर डेवलप कर रहा है, इसको रशिया डेवलप कर रहा है। तो याद रखिएगा, रशिया स्पुतनिक 5 नाम की इस वैक्सीन को डेवलप कर रहा है। तो नाम से ही पता चल जाता है कि कौन रशियन है कौन इंडियन है। तो इसके रिगार्डिंग मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से नाम की वैक्सीन कौन सा देश बना रहा है। तो नाम याद रखिएगा, इसको रशिया डेवलप कर रहा है। तो भारत का ही एक यहाँ पर जेनेरिक ड्रग मेकर है जिसको हम कहते हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। तो उन्होंने यहाँ पर एक प्रोसेस इनिशिएट किया है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के साथ कि आप हमें इमरजेंसी अप्रूवल दो, ऑथराइजेशन दो, जो कि हम इस स्पुतनिक 5 वैक्सीन का निर्माण कर सकें। ओके, और इसको आगे जो है भारत में प्रोसीड कर सके। तो ये जो कंपनी है ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पर रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए यहाँ पर पार्टनरशिप इनकी हुई है इनके साथ। तो इसी के चलते यहाँ पर बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुई हैं स्पुतनिक 5 की। और ये भी ये राइट्स चाह रहे हैं कि हम भारत में स्पुतनिक 5 वाली जो वैक्सीन है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो उसी के चलते यहाँ पर ये परमिशन मांग रहे हैं। और आगे बात करें अगर अप्रूवल की बात करें तो स्पुतनिक 5 जो है यहाँ पर ऑथराइजेशन 26 कंट्रीज के साथ इसकी हो चुकी है। तो 2 मिलियन लोगों को अभी तक ये लगाई जा चुकी है ये वैक्सीन। और अगर इनको जो परमिशन मिल जाएगी तो उसके बाद में जो सबसे पहली वैक्सीन ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो रशियन मेड ही होगी। और बाद में जो है इंडियन पार्टनर्स के साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाएंगे स्पुतनिक 5 वाली। और तीसरे फेज का जो ट्रायल है उसको भी अभी इस संडे तक जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। और अभी भारत में जिनकी 50 साल से उम्र ज़्यादा है उनको टारगेट करके उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग फेज 3 का ट्रायल चल रहा है कि पहले चेक करेंगे कि क्या प्रभाव रहता है इस वैक्सीन का, फिर उसी हिसाब से आगे डिसीजन लिया जाएगा। और आगे जो न्यूज़ है वो भी सेम पेज है। तो यहाँ पर एक ट्रायल वॉलंटियर ने ड्रग्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर कोर्ट केस कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट में ये केस फाइल हुआ कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जब ट्रायल किया था तो उस समय जब इनको वैक्सीनेट किया गया तो उसके एडवर्स इफेक्ट जो है उनको देखने को मिले हैं, तो वो बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने केस किया है मद्रास हाई कोर्ट में। तो ये केस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे हुआ है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ऊपर हुआ है, जो कि भारत का ड्रग रेगुलेटर है। तो ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन थी जो इनके ऊपर अप्लाई की गई थी। तो पारिस में ने ये भी कोर्ट को कहा है कि अभी जो यहाँ पर जो फेस ट्रायल चल रहा है, इसके अलावा जो लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है लोगों को, इसको रोका जाए कि इसकी वैक्सीन जो है ये सेफ नहीं है, इसके बहुत ही एडवर्स इफेक्ट जो है निकल कर आ सकते हैं। और आगे जो न्यूज़ है वहाँ पर बात कर रहे हैं कि पैंडेमिक के चलते जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत ही वहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। खासतौर पर अगर टेलीविज़न सेक्टर्स की बात करें तो इसकी ज़रूरत सभी को रहती है। जब 2020 में पैंडेमिक चल रहा था तो उस समय सभी लोग घरों में कैद थे, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, तो उसी के तहत टीवी की डिमांड काफ़ी हुई थी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लोगों ने काफ़ी यूज़ किया और टीवी की सेल काफ़ी हुई। तो ये जो
सर्वे किया गया, रिसर्च की गई है, ये की गई है GfK, निल्सन एंड IDC शो के द्वारा। तो जो टोटल ई कॉमर्स सेल हुई है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, ये ऑल टाइम हाई गई है 2020 में 2.8% के हिसाब से, और 7.5% इन द मेट्रोस, जो बड़े शहर है वहाँ पर। और जो कंपनीज हैं लाइक ABFRL और अरविंद फैशंस, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इनकी सेल बढ़ती हुई देखी गई है। और ऑनलाइन चैनल्स यहाँ पर अकाउंट कर रहे हैं कि 50% स्मार्टफोन्स बिके हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, 30% इलेक्ट्रॉनिक्स बिके हैं, 20% अपैरल बिके हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वही है जिसको आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट के नाम से जानते हो। और आगे जो न्यूज़ है वो है ET मार्केट्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो करेंसी ट्रेडिंग है गिफ्ट सिटी में, जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, वो काफ़ी बढ़ चुकी है, डबल हो चुकी है 3 महीनों में। सो देखिए अभी भारत जो है 24 घंटे में यहाँ जो 24/7 करेंसी मार्केट के अगर हिसाब से बात करें तो वाइब्रेंट मार्केट बनती जा रही है करेंसी मार्केट के क्षेत्र में। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, तो आप अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपको एक IFSC कोड मिलता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कोड। तो उससे क्या होता है कि आप कहीं पर भी अगर रह रहे हो, कहीं पर भी इंटरनेशनली आ जा रहे हो, तो आप अच्छे से बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो इसका हेडक्वार्टर हमारे यहाँ गिफ्ट सिटी में है। गिफ्ट सिटी कहाँ पर पड़ती है? गुजरात के अहमदाबाद में। तो एक तरह का ये मुंबई का जो करेंसी मार्केट है उसका राइवल के तौर पर उभर रहा है, और अच्छी खासी जो है वाइब्रेंट करेंसी ट्रेडिंग मार्केट में हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं इसके ज़रिए। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ पर जो एशिया की ट्रेडिशनल मनी हब है उनसे आगे निकलना है हमें, जैसे सिंगापुर है, हांगकॉन्ग है, दुबई है, इनको क्रॉस करके हमें इनको मनी हब के तौर पर विकसित करना है। एक तो यहाँ पर गिफ्ट सिटी है और दूसरा जो मुंबई वाला जो करेंसी मार्केट है। तो यहाँ पर ये चीज़, मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या निकल कर आती है, उसका आंसर दीजिए। तो ट्रेड काफ़ी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एग्रीगेट जो ट्रेड यहाँ पर ओवरऑल बताया जा रहा है वो है $61 बिलियन का, पहले 7 महीनों में इतना था, और आने वाले समय में और भी बढ़ता जा रहा है। तो जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जैसे बार्कलेज, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, तो ये सभी कंपनीज यहाँ पर जो है इनका बड़ा शेयर है गिफ्ट सिटी में। जो लोकल मेजर्स हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, तो इसके अलावा नाम लिखे हुए हैं, तो इनका भी अच्छा खासा जो है शेयर है इस गिफ्ट में, गिफ्ट सिटी में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अच्छा खासा शेयर ये भी लेकर चल रहे हैं। और आगे जो न्यूज़ है वो है इकॉनमी, माइक्रो, मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं तोमर जी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने एक एग्री रोड मैप जो है उसको पेशकश की है उनकी। तो नरेंद्र सिंह तोमर नाम है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का। तो उन्होंने एक रोड मैप प्रेजेंट किया है जो नीति आयोग, जो यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की, उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो वहाँ पर क्या बात की है? वहाँ पर उन्होंने बात की है कि हम कैसे वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करेंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, क्रॉपिंग सिस्टम को एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से हम जो है फॉलो करके चलेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। तो आगे बात कर रहे हैं कि हम फूड प्रोसेसिंग और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के ऊपर भी फोकस करके चलेंगे आने वाले समय में। और एग्रो बेस्ड फंड जो यहाँ पर भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं, जो कि 1 लाख करोड़ के आसपास है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसको बोला जा रहा है। तो स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा कि आप इन फंड को यूज़ कीजिए सही तरीके से। सब यहाँ पर अगर सभी राज्य अच्छे से इंटरवेंशन करेंगे तभी जो है अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस खड़ी कर सकते हैं, एक वैल्यू चेन खड़ी कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। और अभी हम बात करेंगे शीशे के सामने जाने की। तो यहाँ पर 3 वर्ड्स आपने दोहराने हैं। पहला है एक्विसिस, दूसरा है एलास्टिसिटी और तीसरा है अमेबल। तो तीनों के मतलब आपके सामने, इनको पढ़िए और डिस्कस कीजिए बार बार। और आगे बात करेंगे आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में, और आज का टॉपिक है ARC। ARC का मतलब है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो भारत सरकार ने इस साल के बजट में भी इस कंपनीज को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बनाने का यहाँ पर बात कही है कि ऐसी कंपनीज बनाई जाएंगी। इनका काम क्या होगा कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है बैंकों के या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको अक्वायर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, उसको किसी ना किसी तरीके से, जिस भी बोरोवर ने पैसा किसी लेंडर से लिया है, किसी बैंक से लिया है, वो बोरोवर वो पैसा बैंक को वापस लौटा सके। तो इस तरीके से वो कोशिश करेंगे कि इनको NPS को सही किया जाए। और अगर इसमें ये यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कोशिश में विफलता हासिल होती है, अगर उनको लगा कि जो बोरोवर वो अभी पैसा देना ही नहीं चाहता, लोन के रूप में पैसा लिया था, बैंकों को वापस करना ही नहीं चाहता, तो उस केस में ARCs उनका जो एसेट है उसको भी बेच सकते हैं, तो उससे भी पैसा जुटा सकते हैं। और लेकिन ये सब कुछ बाद में होता है, लेकिन पहले ARC क्या करती है, खुद से पैसा दे के ना उस NPA में कोशिश करती है कि उसमें दोबारा से सुरजीव किया जाए, उस बिजनेस को दोबारा से चलाया जाए, और बोरोवर खुद से पैसा जो है, जो इंटरेस्ट दे रहा था, वो इंटरेस्ट देना दोबारा से शुरू कर दे। ये सब कुछ जब फेल होता है तब जाकर जो है एसेट को बेचा जाता है और उससे पैसा जुटाया जाता है। तो चलिए इस नक्शे को पहचानिए, कौन सा राज्य या कौन सी यूटी है भारत की ये। तो कल हमने बिहार राज्य के बारे में पूछा था, तो यहाँ पर बिहार पड़ता है, इसका वेस्टर्न साइड उत्तर प्रदेश के साथ है, नॉर्दर्न साइड जो है झारखंड के साथ है, और एक साइड इसकी वेस्ट बंगाल के साथ टच करती है, ध्यान रखिएगा।
तो कब इसकी फॉर्मेशन डेट है? 22 मार्च 1912 को इसको बनाया गया। स्टेटहुड इसको 1950 में मिला। पटना इसकी कैपिटल है। टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। गवर्नर हैं फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। इसके अलावा जो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, और यहाँ पर काउंसिल की सीट 75 है, असेंबली की सीट 243 है, राज्यसभा की 16 है और लोकसभा की 40 है। आबादी 10 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। भोजपुरी, मैथिली और मगहीस, ये इनकी यहाँ पर एथनिक ग्रुप है यहाँ पर ज़्यादातर जो पाए जाते हैं। जो मैमल है वो है गौर। बर्ड जो है यहाँ पर वो है हाउस स्पैरो। जो फ्लावर है वो है कचनार। इसके अलावा फ्रूट जो है मैंगो, और जो ट्री है वो है पीपल ट्री। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।